चलिए बड़ी खबर बताते हैं। आज त्रिपुरा दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में जैसा आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगरतला में एक रोड शो भी करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली भी निकालेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। त्रिपुरा में आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी रिपीट करना चाहती है एक बार फिर से, और पूरी ताकत जो है वो बीजेपी ने झोंक दी है त्रिपुरा में। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। त्रिपुरा के दौरे पर हैं। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ भी गए थे। लगातार बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। त्रिपुरा में अमित शाह की विजय संकल्प रैली है आज, क्योंकि चुनाव होने त्रिपुरा विधानसभा में। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे चांदीपुर के जोलोगांव ग्राउंड में सभा होगी। फिर उसके बाद 2 बजे की अगर बात करें तो विश्रामगंज स्कूल ग्राउंड में चुनावी सभा करेंगे। फिर जाएंगे सिपाही जाला के चारिलम में, वहां पर भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अलग अलग टाइम हमने आपको बताया। तीसरी चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 चुनावी जनसभाएं 16 फरवरी को, सभी 60 सीटों पर चुनाव होना है। 2018 में बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी, आपको बता दें। 2018 के चुनाव की बात करें, 36 सीटें बीजेपी के नाम रही थी। 2018 में सीपीएम ने भी यहां से 16 सीटें जीती थी। तो बीजेपी रिपीट करना चाहती है, त्रिपुरा में दोबारा से अपनी सरकार बनाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगरतला में एक रोड शो में भी शामिल होंगे अमित शाह। तो आज अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। त्रिपुरा में 3 रैलियां हैं उनकी। अलग अलग वक्त में ये रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पूरी कोशिश, पूरी ताकत बीजेपी ने अपनी झोंक दी है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है कि वहां पर रिपीट किया जाए। 55 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 5 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है। 60 सीटों का चुनाव होना है। चलिए और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का गुजरात दौरा है। राजकोट में नवनिर्मित एम्स का करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर, उनका आज गुजरात दौरा है और एम्स का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मनसुख मांडविया। 750 बेड के अस्पताल का हो रहा है निर्माण। 1195 करोड़ की लागत से बन रहा है यह अस्पताल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 750 बेड के अस्पताल का हो रहा है निर्माण। मनसुख मांडविया का गुजरात दौरा है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजकोट में एम्स का करेंगे निरीक्षण। 1195 करोड़ की लागत से बन रहा है अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का गुजरात दौरा काफी अहम दौरा से माना जा रहा है। राजकोट जाएंगे मनसुख मांडविया, नवनिर्मित एम्स का निरीक्षण करेंगे। और क्या कुछ खास है इस एम्स में वो आपको बता देते हैं। 201 एकड़ में ये एम्स जो है वो बनाया जा रहा है। 1195 करोड़ रुपए के खर्च का इसमें अनुमान है। अस्पताल की अगर हम बात करें तो उसमें 750 बेड की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ और क्या होगा, इसमें 30 बेड जो है वो आयुष के लिए रिजर्व रखे जाएंगे और एमबीबीएस के लिए 125 सीटें होंगी यहां पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो नर्सिंग के लिए भी 60 सीटें होंगी। तो राजकोट एम्स की खासियत हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या खासियत है इसमें। नर्सिंग के लिए भी इसमें 60 सीटें रखी गई हैं। 125 सीटें जो है वो एमबीबीएस के लिए होंगी। आज मनसुख मांडविया जा रहे हैं, निरीक्षण करेंगे। 201 एकड़ में बनाया जा रहा है एम्स और 1195 करोड़ रुपए के खर्च का इसमें अनुमान है। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज गुजरात का दौरा है। राजकोट जाएंगे, एम्स का निरीक्षण करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन बंगाल पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, पश्चिम बंगाल जाएंगे जेपी नड्डा। बर्धमान और पूर्वी मिदनापुर में रैली को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल पर बीजेपी, मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बर्धमान और पूर्वी मिदनापुर में रैली करेंगे। जनसभा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। 1 महीने में नड्डा का यह दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे।
कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनसंपर्क अभियान भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे। वर्धमान और पूर्वी मिदनापुर में रैली करेंगे। 2 रैलियां हैं आज जेपी नड्डा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जनसभा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी रहेगी। जेपी नड्डा 1 महीने में नड्डा का ये दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है, तो मिशन 2024 को देखते हुए काफी अहम उनकी जनसभाएं रहेंगी। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी रहेगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है आज। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है। जयंती पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है आज। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, वो एक समाज सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का की आज 200वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह का उद्घाटन करेंगे। समारोह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज है। जयंती पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा है। दौसा में सड़क विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। NHAI के अधिकारी, जिला प्रशासन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की दौसा में आज बड़ी जनसभा भी होगी, जिसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के धनावड़ रेस्ट एरिया के पास बड़ा डोम और सभा स्थल तैयार करवाया गया है। वहीं NHAI के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, दौसा से सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत कई विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता में शामिल होंगे। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये होगा। दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा, सूरत जैसे प्रमुख शहरों को यह जोड़ेगा। तो पीएम मोदी करेंगे पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज है। पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंट्रोल सेंटर का जायजा लेंगे। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज से गाड़ियां फराटा बढ़ सकेंगी। गुरुग्राम के अलीपुर गांव से राजस्थान के दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश के पास सबसे पहले चलेंगे। लोकेश, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आज उनका राजस्थान दौरा है? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर दौसा के धनावड़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के सोना दौसा खंड का तोहफा देने राजस्थान पहुंच रहे हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:20 पर इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ी सभा रखी गई है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों के जुटने का की संभावना बताई जा रही है और तमाम तैयारियां की गई है। सुबह से ही लगातार बसों में लोगों का आना जारी है और सभा स्थल पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया है।
बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बता दें कि क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान का वो इलाका है दौसा जहाँ से पूर्वी राजस्थान की सभी सीटें कवर होती है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। साथ ही साथ राजस्थान की जनता में उसी का माहौल भी है कि क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का लंबे समय से राजस्थान की जनता को इंतजार था। इस हाईवे की वजह से यहाँ औद्योगिक दृष्टि से बड़ा लाभ राजस्थान की जनता को मिलना है। 7 जिले इस हाईवे से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आवागमन तो सुगम होगा ही, साथ ही साथ व्यापारिक रूप से भी संपन्नता हासिल राजस्थान को होगी। जी लोकेश आप हमारे साथ बने रहे। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्योंकि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करेगा और उसके एक फेज का आज उद्घाटन होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाकई में ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भूमि को किस तरीके से अधिग्रहित किया जाए। और नितिन गडकरी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हाईवे को बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले उसकी तैयारियों को करना मुश्किल होता है। सबसे पहले अधिग्रहण किया जाता है, उसके बाद से काम शुरू होता है। तो सबसे पहला जो पहला फेज था, जिस तरीके से अधिग्रहित करने का जमीनों को अधिग्रहित किया गया, उसके बाद इस एक्सप्रेसवे को बनाने की शुरुआत की गई। अब सबसे बड़ी बात यह है रवीश इसमें कि जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे की जो बनावट है अपने आप में बहुत खास है। रात में इसकी तस्वीरें जो ट्विटर पर नितिन गडकरी ने ट्वीट की थी, तमाम लोगों ने उसकी सराहना की क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की बात करें, इसको ग्रीन एक्सप्रेसवे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से इसके किनारे किनारे बहुत सारा जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके आसपास में कई बड़े बड़े सोलर के जो प्लांट हैं उनको लगाया गया ताकि जो लाइटें हैं वो सोलर से जलें, यानी सोलर से स्वचालित लाइटों का संचालन इस रोड पर किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेसवे के कंप्लीट बन जाने से, हालांकि आज पहले फेज का उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, 132 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से मुंबई की वो कम हो जाती है। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, अब महज 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। और इस पूरी दूरी के दौरान जब आप ड्राइव करेंगे, इस एक्सप्रेसवे पे निकलेंगे, 93 जगहों पर आपको स्टॉपेज मिलेगा, यानी कि खाने पीने की जो सुविधाएं हैं 93 जगहों पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा टोल फ्री एक्सप्रेसवे है ये पूरी तरीके से, यानी कि आपको स्टार्टिंग के फेज में जैसे आप एक्सप्रेसवे पे आएंगे टोल आपको देना, वहां से आप शुरुआत करेंगे और आखिरी में जितने किलोमीटर आपकी रनिंग होगी उतना आपका टोल कॉस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसके आसपास के हिस्सों में, क्योंकि अक्सर एक बड़ी समस्या ये होती है कि जानवर आ जाते हैं, उसके लिए विशेष तरीके का जो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। साइड में जहां से जानवर जाएंगे वहां पर ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, यानी कि नॉइस बिल्कुल नहीं होगा, वहां से जानवर गुजर सकेंगे। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को 6 राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे राज्यों को इस एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा गया है। 8 हाईवे, 8 जो माफ कीजिएगा 8 जो हवाई अड्डे हैं वो इस एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेंगे, यानी कि अपने आप में बहुत सारी सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे में रहेंगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के नितिन गडकरी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज 12 बजे नितिन गडकरी खुद इसका जायजा लेने के लिए निकलेंगे और बाय रोड वो ट्रेवल करेंगे महाराष्ट्र तक। गौरव अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए, गौरव अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फर्स्ट फेज में क्या कुछ खास रहेगा, किन किन लोकेशंस को ये फर्स्ट फेज जो है वो टच कर रहा है? देखिए फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो ज्यादातर अगर हम दिल्ली जयपुर को फोकस करके देखें तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका 236 किलोमीटर का ये पूरा हाईवे है। और इसमें जहां पहले हम लोग जब जयपुर के लिए निकलते थे तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का एक पूरा वक्त जो है वो लग जाता था। अब चूंकि क्योंकि हरियाणा से ये सीधे लालसोट होते हुए और दौसा की तरफ निकल जाएगा तो यानी कि जो दूरी है वो अपने आप ही कम हो जा रही है। 2 घंटे कहा जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर दिल्ली से जयपुर का जो सफर है वो किया जाएगा और इसी फर्स्ट फेज का उद्घाटन है वो किया जा रहा है। हालांकि दिसंबर एक टारगेट रखा गया रवीश, दिसंबर तक इस पूरे एक्सप्रेस वे को दिल्ली से मुंबई की जो जहां भी कमी रह गई है उसको पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर तक इस टारगेट को अचीव दिसंबर 2024, लेकिन गौरव दिसंबर 2024 या दिसंबर 2023 रखी गई हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल इसी दिसंबर के इस साल के आखिरी की बात 2023 की आप बात कर रहे हैं, ठीक। यानी कि पूरी तरीके से इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो उसी तरीके से की जा रही है। जी और गौरव आप हमारे साथ बने रहे। लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। लोकेश, आज जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उद्घाटन तो करेंगे फर्स्ट फेज का, लेकिन एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, यानी कि मिशन 2024 और मिशन 2023 जिसमें कि राजस्थान का चुनाव भी होना है, वो भी जहन में है क्या?
कि निश्चित रूप से बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत पूर्वी राजस्थान में आज प्रधानमंत्री की बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है। और क्योंकि 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये जो सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बड़ा जनसमूह यहाँ इस सभा में मौजूद रहेगा। साथ ही साथ बता दें कि पूर्वी राजस्थान कांग्रेस का गढ़ रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में जो सीटें हैं विधानसभा की, वो जीतकर कांग्रेस आई थी। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के 6 जिलों को टारगेट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो कहीं न कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए वरदान साबित होगी। हम वर्तमान की बात बताएं तो आपको राजस्थान में 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं। ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिशन 25 को कैसे पूरा किया जाए, इस रणनीति के तहत एक बड़ी सभा का आयोजन आज यहाँ हो रहा है। 2 लाख लोग यहाँ इस सभा में जुटेंगे। इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मैदान में है। तो सतीश पूनिया पिछले 3 दिन से लगातार पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि किस तरह जनता को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री को सुनने के बाद किस तरह का माहौल पूर्वी राजस्थान में तैयार होता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। जी हां, राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को मंजूर कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। विवाद के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया था। रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा जो था वो मंजूर हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिनों पहले जब विवाद हो गया था, शिवाजी महाराज को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वो अब राजनीतिक जीवन से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं और पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी उसको उन्होंने बखूबी निभाया, आगे भी निभाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों का ब्रेक वो जरूर लेंगे। भगत सिंह कोश्यारी का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है, राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो काफी विवादों में आ गए थे भगत सिंह कोश्यारी अपने एक बयान को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि आजकल की जो पीढ़ी है उनके आदर्श बदल गए और ऐसे में इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। शिवसेना उद्धव गुट ने काफी विवाद किया था इसको लेकर। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है। रमेश बैस को जो है वो महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी काफी समय से राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, लेकिन जब विवाद हुआ बयानों को लेकर और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे राज्यपाल पर, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया है। रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। अतिरिक्त जिम्मेदारी कह सकते हैं कि रमेश बैस को दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। तो आदर्शों को लेकर किस तरीके से आदर्श बदल गए हैं, इसको लेकर बयान दिया था। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विवाद के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया था। आदर्श कैसे बदल रहे हैं और शिवसेना उद्धव गुट ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी, ऐतराज जताया था अपना। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इस बीच ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। तो आज राष्ट्रपति ने 2 इस्तीफे मंजूर किए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर किया है जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण, उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। फिलहाल रमेश बैस जो हैं उनको महाराष्ट्र के नया राज्यपाल बनाया जाएगा, इस बात का भी ऐलान किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है।
और ये भी बता दें कि कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है। लद्दाख में जो उपराज्यपाल थे राधाकृष्ण माथुर, उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ा फेरबदल यहां पे नजर आ रहा है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, ये भी आपको बड़ी खबर बता दें। विवाद के बाद कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया, फाइनली उनका आज इस्तीफा मंजूर भी हो गया। जी, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गवर्नर रहते उन्होंने जब एक बयान दिया था, उसके बाद लगातार ये हलचल चल रही थी कि उनको कभी भी पद से हटाया भी जा सकता है या वो इस्तीफा देंगे। हालांकि अगर देखिए तो अगर रविश अगर बात की जाए तो करीब 10 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपालों के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें फेरबदल किया गया है। चाहे वो बिहार के फागू सिंह चौहान हो या मेघालय के हो, यहाँ तक कि भगत सिंह कोश्यारी को भी हटाया गया है। तो इस तरीके से 10 अगर बात की जाए तो 10 लोगों को हटाया गया है। वहीं देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है कि पूर्व वित्त मंत्री और शिव प्रताप शुक्ला जो कि यूपी से आते थे, राज्यसभा सांसद थे, उनको अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। यानी कि जो लगातार जो एक अगर बात की जाए तो लगातार जो चल रहा था कि कई राज्यपालों को इस बार एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई राज्यपालों को बदल दिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए जिनको बदले गए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब इसके बाद भी हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं हो कि कुछ दिनों में केंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्योंकि जो राज्यपाल बदले गए हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और लगातार बात की जा रही थी कि भगत सिंह कोश्यारी हो या फिर शिव प्रताप शुक्ला हो, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। पर अब देखना होगा कि क्या इन लोगों को दोबारा पार्टी में लाई जाएगी पार्टी, या फिर कुछ अलग क्षेत्र में इनको रखा जाएगा। हालांकि 10 राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो बदले गए हैं रवीश। दीपक, लेकिन बहुत समय से विवाद चला था, आपको याद होगा कि जब उन्होंने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी एनसीपी के साथ सहयोग करके, अजीत पवार के साथ सहयोग करके, वो उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि उस समय एनसीपी और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। अगर हम अगली बात करें जो कि विवाद आया, उन्होंने कहा कि आदर्श बदल गए, कहीं ना कहीं गले की फांस बन रहा था यह विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और भगत सिंह कोश्यारी ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीति से फिलहाल कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल, देखिए और उससे पहले वो दिल्ली भी आए थे, कई वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। हालांकि लगातार जो उनका बयान था वो एक अगर बात की जाए तो लगातार एक चर्चा में था। चाहे वो जब बिल्कुल आपने सही कहा, जब कि सुबह 6 बजे बीजेपी की सरकार बनी, हालांकि वो कितने दिन चली वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद जो लगातार एक विवाद हो रहा था कि भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, जब राज्यपाल थे तो लगातार जो विवादों को लेकर, और देखिए उससे पहले भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं, और उन्होंने कहा भी था कि मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। पर लगातार जिस तरीके से कवायद चल रही थी उनको कब हटाया जाएगा, हालांकि आज मोहर लग गई और आज राष्ट्रपति ने उनकी मंजूरी दे दी है और नए राज्यपाल की वहां नियुक्ति कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी या राष्ट्रपति, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरीके का बयान देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका मैसेज जो है वो गलत जाता है। तो इसी को लेकर लगातार चाहे वो सरकार की बात हो या फिर दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को नाराजगी थी कि लगातार ये जो बयान दे रहे हैं उससे उन लोगों को भी नाराजगी थी। तो आखिर आज उसका फैसला हो गया और कई राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई। दीपक, इसके सियासी मायने क्या है? आप कह रहे हैं कि 10 जो राज्यपाल है उनको शिफ्ट किया गया है, किसी को प्रभार राज्य बदल दिए गए हैं, नए राज्यपालों की नियुक्ति हो गई है, ये इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सियासी मायने की तो कहीं ना कहीं अब इससे ये फैसला तो हो रहा है कि जल्द ही केंद्र कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार जो चल रहा था कि 14 जनवरी के बाद कभी भी केंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए रविश, तो जिन लोगों को प्रभार दिया गया है या जिन लोगों को जिन लोगों को राज्यपाल बनाया गया है उनमें से कुछ लोगों का नाम चल रहा था कि उनको केंद्र कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो अब उनको केंद्र कैबिनेट में अब शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब जो है वो जो नई टीम बनेगी, देखिए अभी तक बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि जब दूसरा कार्यकाल है तो उनकी भी अभी टीम नहीं बन पाई है। वहीं अगर यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी टीम नहीं बनाई। हालांकि लगातार चल रहा था, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो शिव प्रताप शुक्ला एक ब्राह्मण नेता थे और पूर्वांचल से आते थे और पिछले मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्री थे। लगातार चल रहा था कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी उनको कुछ बड़ा दे सकती है। हालांकि जब उनका नाम आया तो जाहिर सी बात है कि अब उनको साइडलाइन कर दिया गया, अब वो राज्यपाल बन गए हैं। तो अब उनकी जगह कौन ब्राह्मण चेहरा होगा जिनको यूपी बीजेपी में तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि मेन फोकस है कि 2024 में बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी, उसकी कवायद कैसे की जाएगी। क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो 144 सीटें थी जिस पे बीजेपी हारी थी उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा था। कई कैबिनेट मंत्रियों को काम पे लगाया गया था कि आप जाइए वहां घूमिए, और
लगातार देखा होगा आपने कि जब अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था अपने सांसदों को कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी का जो आप लोग सोचते हो कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो कोई नहीं है। सिर्फ सांसद जनता से नहीं मिलते हैं, सांसद जनता से दूरी बना कर रखते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप जनता के बीच में जाइए और जनता से बात करिए। तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी ये मेन फोकस रहेगा। रविश, दीपक, अगर देखा जाए जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तो वहां उद्धव ठाकरे की सरकार उस समय हुआ करती थी। अब तो एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई, रमेश बैस वहां पे राज्यपाल होंगे, उनके सामने शायद चुनौतियां थोड़ा कम होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए रमेश बैस जो हैं वो अच्छे हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि अब लगातार जो एक नाराजगी थी वो भगत सिंह कोश्यारी सिर्फ बयान देते थे, उसको लेकर सिर्फ एक गले की हड्डी बनी हुई थी। बट रमेश बिंद थोड़े समझे हुए हैं, उनको पता है, क्योंकि देखिए जब आदमी एक संवैधानिक पद पे बैठता है तो उसको पता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी उसी टाइम ज्यादा विवादों में आए थे जब उन्होंने सुबह 6 बजे शपथ दिलाई थी। उसके बाद लगातार जो उनके बयान थे उसी को लेकर लगातार अगर बात की जाए तो चाहे वो पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर अलग अलग जो पार्टियां थे, उनको नाराजगी था कि लगातार महाराष्ट्र के बारे में भगत सिंह कोश्यारी क्यों बोलते हैं। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक चौबे हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया था, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है, कई फेरबदल किए गए हैं। अगर बात की जाए तो रमेश बैस जो है उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, महाराष्ट्र का राज्यपाल उनको बना दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब देखते हैं उनको बीजेपी क्या जिम्मेदारी देती है, क्या नई जिम्मेदारी भगत सिंह कोश्यारी को दी जाती है। विवाद के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौसा में हैं और दौसा में सड़क विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। एनएचएआई के अधिकारी, जिला प्रशासन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की दौसा में आज बड़ी जनसभा भी होगी, जिसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे धनावड़ रेस्ट एरिया के पास बड़ा डोम और सभा स्थल तैयार करवाया गया है। वहीं एनएचएआई के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा है। दौसा में सड़क विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यों से गुजरेगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर ये गुजरेगा। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा, सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति इकोनॉमिक नोड्स 13 बंदरगाहों 8 प्रमुख हवाई अड्डों को भी जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे का सभी क्षेत्रों के विकास पर असर पड़ेगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ये 1386 किलोमीटर लंबा रहेगा और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके एक फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। पहले 24 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे में दूरी पूरी होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र भी जाएगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र से होकर भी गुजरेगा। तो 6 राज्यों को टच करेगा, ये टच नहीं करेगा, 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा, ये जो प्रमुख शहर हैं, यहां से भी एक्सप्रेसवे जाएगा। सूरत जैसे प्रमुख शहरों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। तो प्रमुख राज्यों हमने आपको बता दिया, 6 राज्यों को जोड़ेगा। साथ ही साथ शहरों के नाम भी बताए। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति इकोनॉमिक वे है। 13 बंदरगाहों को, पोर्ट्स को जोड़ेगा। 8 प्रमुख हवाई अड्डों को भी ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे का सभी क्षेत्रों के विकास पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो सभी क्षेत्र जो है वहां पे भी डेवलपमेंट होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हम जो टोटल डिस्टेंस आपको बता रहे हैं वो है 1386 किलोमीटर, यानी कि मोटा मोटा 1400 किलोमीटर हम बता सकते हैं। क्या कुछ खास है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। एक्सप्रेसवे का पहला फेज का उद्घाटन वो करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्या खास है? सड़क की जो लंबाई है वो 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर हो जाएगी। एनिमल पास और स्ट्रेचल हाईवे ये होगा। इसके अलावा क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 12 लेन का ये हो जाएगा। फिलहाल
अभी 6 लेन है, इसको 12 लेन कर दिया जाएगा। 120 किलोमीटर की होगी मैक्सिमम रफ्तार। तो स्पीड लिमिट की अगर हम बात करें तो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। जर्मन तकनीक से ये एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। तो एक्सप्रेसवे की तमाम खासियतें हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास है इस एक्सप्रेसवे में। हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है। तो ये एक और खास बात है इस एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हम बात करें जिसके आज फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी वहां पे मौजूद रहेंगे। हर 50 किलोमीटर पर यात्री सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर मौजूद रहेगा। तमाम खास जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पूरे एक्सप्रेस वे पर 93 जगहों पर स्टॉपेज होंगे। 93 स्टॉपेज इस एक्सप्रेस वे में बनाए गए हैं। तो अपने आप में बहुत ही अत्याधुनिक एक्सप्रेस वे इसको कहा जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। ये भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 6 राज्यों को ये जोड़ेगा। साथ ही साथ कई प्रमुख शहर भी इस हाईवे से जुड़ेंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 6 राज्य हैं जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो गुजरेगा। इन 6 राज्यों को ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। गुजरात और महाराष्ट्र से भी होकर गुजरेगा। दिल्ली से कनेक्ट कर लेगा मुंबई को। जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। पहले 24 घंटे लगते थे, अब बताया जा रहा है कि 12 घंटे में आप दिल्ली से ड्राइव करेंगे तो पहुंच जाएंगे मुंबई। जी हां, कोटा, इंदौर, जयपुर, सूरत जैसे कई शहरों को ये जोड़ेगा। तो कई बड़े बड़े शहर हैं जो अलग अलग राज्यों के, उनको भी ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों को भी जोड़ेगा। तो इस एक्सप्रेसवे से जो 13 पोर्ट्स हैं, 8 जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो भी जुड़ेंगे। तो बहुत बड़ी सौगात ये देश को मिलने वाली है। एक्सप्रेसवे का सभी क्षेत्रों के विकास पर असर पड़ेगा। जब भी एक्सप्रेसवे बनता है तो डेवलपमेंट उसके आसपास के एरियो में होता जाता है और यही इस एक्सप्रेसवे के साथ भी देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा जो आसपास के इलाके हैं वहां पे भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। जी हां, हाईवे मैन जिन्हें कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंट्रोल सेंटर का जायजा लेंगे। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज से गाड़ियां फराटा भर सकेंगी। गुरुग्राम के अलीपुर गांव से राजस्थान के दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि मुख्य कार्यक्रम दौसा में होगा, लेकिन इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में गुरुग्राम में भी कार्यक्रम होगा। दरअसल दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर कार से महज 12 घंटे में हो जाएगा। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मछली कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की सुरक्षा में तैनात कारोबारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे की फायरिंग की घटना सामने आई है। कारोबारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों की मौत हो गई है। जवानों की मौत श्यामगंज रोड के अंडा पट्टी का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मछली कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में कारोबारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों की मौत हो गई। श्यामगंज रोड में अंडा पट्टी का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवघर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मछली कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों की इस फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई जो कारोबारी की सुरक्षा में तैनात थे। श्यामगंज रोड में के अंडा पट्टी का यह मामला है। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से हर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर की मस्जिदों में भूकंप पीड़ितों के लिए खास दुआ का एहतमाम किया गया। भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे। तुर्की में आए भूकंप से आई भारी तबाही के बाद भारत सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो पीड़ित लोगों की सलामती के लिए हजारों हाथ उठ रहे हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं। तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। कोयम्बटूर की मस्जिदों में की गई विशेष प्रार्थना की गई। तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोयम्बटूर की मस्जिदों में की गई है विशेष प्रार्थना। पीड़ित लोगों की सलामती के लिए उठ रहे हैं हजारों हाथ।
तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। कोयम्बटूर की मस्जिद में प्रार्थना रखी गई, जहां पे कि सलामती की दुआ की गई। तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर जारी है। कोयम्बटूर की मस्जिदों में की गई विशेष प्रार्थना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान स्टाफ को आग से निपटने के गुर भी सिखाए गए। साथ ही आग बुझाने वाले उपकरणों का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चेन्नई के अस्पताल की तस्वीरें हैं। आग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, साथ ही ट्रेन भी किया गया। अग्निशमन विभाग ने ये मॉक ड्रिल किया था। साथ ही जो वहां पे हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनको ट्रेन भी किया गया कि अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो किस तरीके से निपटा जा सकता है, किस तरीके से वहां पे बचाव और राहत का कार्य किया जा सकता है। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ये आप देख सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। चेन्नई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। चेन्नई के अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे कि अग्निशमन की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस भी वहां पे नजर आ रही है। आग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, साथ ही साथ वहां पे ट्रेन भी किया गया जो कर्मचारी वहां पे काम करते हैं कि अगर कभी ऐसी घटना हो जाती है तो फिर किस तरीके से वहां पे बचाव करना है, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। केपीआरए ने कलबुर्गी में फसल क्षति के लिए बीमा दावा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। केपीआरएस ने यह विरोध प्रदर्शन किया, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कलबुर्गी की तस्वीरें हैं, जहां पर कि इंश्योरेंस कंपनी के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए लोग। केपीआरएस ने यह विरोध प्रदर्शन किया था, ये आप देख सकते हैं। कलबुर्गी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे केपीआरएस के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बीमा कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी कई किसानों ने अपना प्रीमियम भरा है। वो प्रीमियम भरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि क्रॉप लॉस अगर हुआ है तो उसका इंश्योरेंस आप देना है, लेकिन यहाँ पे एक पैसा भी नहीं दिया। प्रीमियम लिया है, यहाँ पे ऐसे कई किसान हैं जो प्रीमियम भर रहे हैं लेकिन उनको एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों? यहाँ पे आपको पता है सब में ज़्यादा क्रॉप लॉस हुआ है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्व सीएम ओमान चांडी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केसु वेणुगोपाल ने ओमान चांडी से मुलाकात की है। इलाज के लिए बेंगलुरु किया जाएगा ट्रांसफर। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के स्वास्थ्य में अब पहले से सुधार हो गया है। निम्स मेडिसिटी में पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का इलाज कर रहे डॉक्टर नयनता कारा ने कहा कि वो पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। पेनमोनिया लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब वो आगे के इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में जा सकते हैं। केरल सरकार द्वारा गठित निम्स मेडिसिटी के मेडिकल बोर्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का हाल चाल जानने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल निम्स अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आगे के इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि ओमान चांडी की तबीयत 2019 से ही ठीक नहीं चल रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।